अस्सलाम वालेकुम बेटे, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब तक? जी। चलिए बेटा, हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करना है, तो एनी आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? यस। प्लीज बताइए। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। Okay. Electric current can basically be uh, जी जी। electric current can basically be defined as the flow of electrons. हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फ्लो ऑफ, Flow. इन जनरल हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को। Yes. ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को डिस्कस करना है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बेटे वेरी Yes. स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज Okay. इलेक्ट्रिक चार्ज? अब इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, लाइक जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, वो क्यू होता है। अब Yes. किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कब आता है? जब वो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। इन जनरल तो हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब जी। चार्ज आता है। बट इन फिजिक्स we said कि चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, भी प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी चार्ज प्रोड्यूस होता है। सो हमने बड़ी बेसिक बात करनी है कि चार्ज इज अ बेसिक मटेरियल, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच Yes. इट अट्रैक्ट्स और रिपेल टू अनदर ऑब्जेक्ट। दो तरह का चार्ज है, one is positive and other one is negative. Proton have positive charge and electron have negative charge. Yes. ठीक है। टू सेम चार्जेस या फिर हम टर्म यूज करते हैं टू लाइक चार्जेस, दो एक जैसे चार्जेस, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद होती है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस आर द सेम चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट इफ वी हैव अनलाइक चार्ज, Pair attraction. they have force of attraction. But if we discuss about the masses, so masses always have attraction between them. ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे हैव अट्रैक्शन। एक्चुअली मैटर की दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है, एक मैस के लिहाज से बात करते हैं, एक चार्ज। अगर हम मैस की बात करें तो वहां पे हम हमेशा कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मैसेस। बट वी डिस्कस अबाउट द चार्जेस, सो चार्जेस हैव द फोर्स ऑफ रिपल्शन एज वेल एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो क्लियर है बेटे? बिल्कुल बेसिक था। G. ओके। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होता है? Coulombs. ये कूलम्स। एंड चार्ज ऑलवेज इन क्वांटाइज्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, बट पार्शली या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इज इट क्लियर? Yes. G. ओके। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन? कोई आइडिया है? चार्ज ऑन, Negative. Negative charge होता है। नहीं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होती है? Oh, -1. 1.6 into 10 to the minus 19। Oh, sorry. हाँ जी। ओके। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन, Sorry, इनसे values नहीं है। हाँ, वैल्यूज आर द सेम। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू हाँ, बेटे आती है वो इसको सेम होती है। elementary charge कहते हैं। नेचर डिफरेंट हो, वन इज नेगेटिव एंड अदर वन इज पॉजिटिव। ठीक है। प्रोटॉन के लिए भी सेम वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम वैल्यू होगी, बट इलेक्ट्रॉन में हम इस वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं और प्रोटॉन में हम इस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। इज इट क्लियर? ये वैसे भी आपको Yes.
डाटा बुकलेट मिल जाती है, उसमें ये वैल्यूज लिखी। जी, डाटा बुकलेट में ये वैल्यूज रखे होते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे? यस। ओके, उसके बाद मेरे बेटे हम बात करते हैं कि which law defines the force of attraction or repulsion between them. If we need to calculate the force of attraction or repulsion, there is a Coulomb's law. Do you know about the Coulomb's law? ओह यस, उसमें वो टू चार्जेस लेते हैं एंड देन इट्स बेसिकली डिवाइडेड बाय Okay, again overall, the distance between them, the square distance between them. if we have two charges, हम नाम दे सकते हैं Q1 and other one is Q2. दोनों की नेचर सेम भी हो सकती है, दोनों की नेचर डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो, कोई भी दो से चार्जेस। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं एट रेस्ट, तो फिजिक्स की इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अभी हमने करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं की, ठीक है, अभी हम सिर्फ स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। So the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. If you increase the distance between the two charges, the force of attraction or repulsion will decrease. If you decrease the distance between them, the force of attraction or repulsion will increase. So the distance, they follow the inverse square law. They have a formula Yes. F is equivalent to K Q1 Q2 over R square, and K is D square भी हो सकता है, R square भी हो सकता है। K is Coulomb's constant. Is it clear, बेटा? जी। Okay, this force is a mutual force. Mutual force means जो force Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, वही मैग्नीट्यूड की फोर्स Q1 भी Q2 पे लगा रहे हैं, लाइक दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, इसलिए इसे म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जैसे हम ये बात करें कि अगर आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है यहाँ पे? अगर आप अर्थ को अट्रैक्ट The करें, the earth, क्योंकि नो, उसका सेम फोर्स, क्योंकि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। अगर हम मैस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेस, जो म्यूचुअल फोर्स है, तो म्यूचुअल फोर्स में प्रोडक्ट आता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। हाँ, हमें यू ज्यादा महसूस होती है क्योंकि हमारा मैस कम होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। अर्थ का मैस ज्यादा होता है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है। सेम कि आप जैसे आप किसी दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, एक लाइटर हो और एक हैवियर हो, विच वन विल मूव फास्टर? लाइटर वन। yes. हालांकि हमने दोनों पे सेम फोर्स लगाई है। सिमिलरली अर्थ भी हमें उतनी फोर्स लगाती है जितना हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, लाइक अट्रैक्शन है ना, इसी तरह चार्जेस जी। एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसलिए इस फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। यहां तक क्लियर बेटा? yes. ओके, अब ये जो के कूलम्स है, ये डिपेंड करते हैं मीडियम पे। यू नो अबाउट द मीडियम? मीडियम किसे कहते हैं? अगर As in like उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर वो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज है। मीडियम दो चार्जेस में मीडियम क्या होगा, जैसे Q1 Q2 दो चार्जेस है, अगर इनके दरमियान स्पेस है तो स्पेस इज अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक yes. मीडियम कह सकते हैं आप। और अगर डिस्टेंस भी है तो वो भी आपके पास इसी तरह, कोई वाटर, अगर पानी के दरमियान, पानी में दो चार्जेस है तो पानी इज ऑल्सो अ मीडियम, ठीक है। के इक्विवेलेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये कांस्टेंट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं या वैक्यूम कहते हैं। दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम कितना अलाउ करता है कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। Okay. बेटा yes, आप एक और दफा डिफाइन कर सकते? मैं कर देता हूँ। अगर दो चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दरमियान में वैक्यूम है। yes.
ओके, हमने लॉ डिफाइन कर लिया। तो जब आप कूलम्स लॉ लिखोगे, जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, तो के की वैल्यू लिखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो 1/r²। ठीक है, इसे कहते हैं परमिटिव फ्री स्पेस। फ्री स्पेस अलाउ करेगी कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकते हैं, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 885 ठीक है बेटा। Yes. ओके, उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes. इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड, एनी आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा? Oh, yes, they basically tell us the direction of the force, of the electric force, like what this direction is. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली a region around a charge, region around a charge। एक आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, इसकी सराउंडिंग में वो रीजन, वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज एंटर्ड होगा, तो उसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। A region around a charge in which one charge exert a force on another charge। जैसे हम कोई भी चीज अगर हवा की तरफ थ्रो करते हैं, वो किस तरफ आती है बेटे? ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ। Yes. क्यों? देयर इज अ अर्थ फील्ड, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली चार्ज की सराउंडिंग में भी चार्ज का वो फील्ड है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। लाइक मैं यहाँ कहता हूँ कि हम एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज, जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो पॉजिटिव है। अब अगर ये इस चार्ज से बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज इस बड़े चार्ज के करीब, से हम सोर्स चार्ज कह लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे इसके करीब आएगा, इस पे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, और कम डिस्टेंस होने पे फोर्स बढ़ती जाएगी। चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसे ई से डिनोट करते हैं, वेरिएबल ई है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? Yes. ओके, अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट बेटे क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? Newtons. और चार्ज का यूनिट बेटे क्या होगा? Coulombs. कूलम। तो इसका यूनिट क्या बना बेटा? न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? Yes. साइंटिस्ट थे माइकल फेरेडे, जिन्होंने चार्जेस की सराउंडिंग में, अब हम जब सराउंडिंग की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि हर तरफ फील्ड मौजूद है, ऐसे ही बेटा। बट माइकल फेरेडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें बताया चार्जेस की सराउंडिंग में फील्ड किस शेप का होगा, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, आप खुद भी कर सकते हैं वो। जैसे कि मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, मैं इसकी सराउंडिंग में एक खास सिमेट्री में छोटे से चार्जेस रख देता हूँ, टेस्ट चार्जेस।
जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो अब बेटे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। सेंटर में एक बड़ा सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है और सराउंडिंग में बहुत स्मॉलर मैग्नीट्यूड के टेस्ट चार्जेस पड़े हुए हैं। सो हमें बड़े अच्छे से पता है व्हेन वी हैव टू सिमिलर चार्जेस, तो वहां पे कौन सी फोर्स होती है बेटा? Repulsion. फोर्स ऑफ रिपल्शन, एग्जैक्टली। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी बेटे तो ये इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा। जी. इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल कर रहे, इसको रिपेल कर रहे, इसको जब रिपेल कर रहे हैं अपने से अवे लेके जा रहे हैं तो एरो आउटवर्ड आएगा बेटे। जी. और अगर यही चार्ज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव अगर मैं ले लूं तो क्या होगा? वो inverts जाएगा. इनवर्ट्स आएंगे। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है एंड नेगेटिव की तरफ जा रही है, टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। बेटे समझ आ रही है आपको? Yes. जहां से कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बेटा पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ अभी आपको Okay. करवा रहा हूँ, उसके बाद जैसे जैसे आप मुझे बोलेंगे टॉपिकल क्वेश्चन पास पेपर के तो मैं वैसे वैसे साथ करवाता जाऊंगा। Okay. ठीक है। अच्छा बेटा ये बताएं, अब पॉजिटिव से, अब ओरिजिन ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, लाइक आउटवर्ड है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, वहां पे बेटे ये इनवर्ड है। इज इट क्लियर? Yes. ओके। अगर मेरे पास दो सेम चार्जेस हो, पॉजिटिव या एक पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, और मुझे इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, और एरो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बेटा? Okay. Yes. अगर किसी जगह पे हमें एक डायग्राम गिवन हो और वहां पे कुछ लाइंस ऐसे लगी और भी लगी हुई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत गैप है। अब ये जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जहां पे ये डेंसिटी ऑफ लाइन ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइंस है, इट मींस कि यहाँ पे जी. फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस मौजूद होंगे जिन पे फोर्स लग रही है। अगर यहाँ पे Yes. गैप है इसका मतलब यहाँ पे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? वीक होगा। वेयर द लाइंस आर क्लोजर, तो लाइन तो रिप्रेजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड को करती है। जहां पे लाइन है इट मींस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पे लाइन नहीं है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? Yes. मैं थोड़ी नोट से बता दूं आपको दोबारा से। Okay. जी मुझे समझ आ रहा ओके, यहाँ से देख ले, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से लाइंस आउटवर्ड जा रही है, ये नेगेटिव है, यहाँ से लाइंस इनवर्ड आ रही है। सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया, एरो आउटवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइन डेंसिटी, के जहां पे बहुत ज्यादा लाइंस होंगी इट मीन कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अब कोई सी टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसका क्या आंसर होगा? लाइक मेरे पास अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टू लाइंस क्रॉस इच अदर, टू लाइंस क्रॉस इच अदर। टू लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर, इसका मतलब क्या होगा बेटे? Why two Sorry. lines never cross each other? बस ये पूछना है, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगी? सिंपल इसका आंसर है बिकॉज इलेक्ट्रिक क्योंकि वो हैज ओनली वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव. अगर उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव भी होती तो हम कह सकते थे कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने जाना है एक सिंगल डायरेक्शन में है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर दे। हाँ.   इज इट क्लियर बेटा?   ओके। okay.    हाँ.    हाँ. Is it clear बेटा?
Yes. फिर क्वेश्चन यहाँ तक पूछने तक No, I understand. So, यहाँ तक क्लियर हो गया सब? इलेक्ट्रिक करंट बता दूं? sorry? इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर दूं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, जी. okay, so the rate of flow of charges, इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक हम बात कर रहे थे स्टैटिक चार्जेस की, अब हम बात करते हैं when the charges are in motion. कैसे होता है? लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, if we have a conductor Y, what materials are called conductors बेटे? कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं? Conductors are materials that allow the flow of electricity. That allow the flow of electricity or the heat, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं. Metals are the good examples of the conductors. So इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होती है, why they allow? Because they have free electrons. Because they have free electrons. Okay, free electrons जो एक मेटल में they move randomly, बहुत ज्यादा स्पीड से ये randomly मूव कर रहे होते हैं. सो हम हमेशा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस. अब चार्ज तो फ्लो वैसे भी कर रहा होगा एक कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट जब भी हम किसी कंडक्टर वायर पर, लाइक आप एक आयरन रॉड को हाथ लगाते हो, आपको करंट नहीं लगता. ऐसा क्यों होता है? जबकि चार्जेस तो मोशन में होते हैं उसमें. आई एम जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट, कि मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका. आप एक मेटल वायर को, मेटल स्पून को अगर हाथ में पकड़ते हो, टच करते हैं Yes. आपको, लेकिन आपको करंट नहीं लगता. लेकिन डेफिनेशन ये कहती है कि जब चार्जेस मोशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट होगा. Yes. Oh, is it because of resistance? नहीं, ऐसा नहीं है. कोई और आइडिया सोचे? Sorry, मुझे नहीं पता. बात बेटे, अच्छा, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, दे मूव रैंडमली. जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो इनका जो नेट इफेक्ट होता है वो जीरो होता है. या बहुत सिंपल से ये समझो कि लेफ्ट साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्लो राइट साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कैंसल आउट कर देते हैं अपने इफेक्ट को. जैसे हम कहते हैं ना कि एक चार्ज, एक एटम का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. ऐसे ऐसे यहाँ पे जब आपने एक मेटल वायर की बात की जिसके साथ किसी किस्म का कोई बैटरी या सेल नहीं कनेक्ट हुआ, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग रैंडमली. तो रैंडम मोशन की वजह से जो करंट है वो क्या होता है बेटे? जीरो होता है. जब आप इसको कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ या एक सेल के साथ, इसका एक बैटरी या सेल के लिए हम एक पॉजिटिव टर्मिनल यूज करते हैं और एक नेगेटिव टर्मिनल यूज करते हैं. जो लेंथ लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को और स्मॉलर वन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है. अब ये देखो बेटे, पॉजिटिव को हम हाई मानते हैं और नेगेटिव को. ये समझ रहे हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा? Yes. नेगेटिव. अब बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. Yes. और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऐसे ही होगा बेटा. तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसकी बात कर रहा हूं बेटे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. तो क्या ये रैंडम मोशन है? नहीं. नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई ना. Oh, yes. ओके, सो इन बैटरी ने चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड की कि वो एक कंप्लीट सर्किट में मूव कर सकते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो जब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है उसे हम करंट का नाम देते हैं. अब वो रैंडम मोशन की वजह से अपने इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा. लेकिन यहाँ पे बेटे मैंने बात की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. हम जो अपनी बुक्स में पढ़ते हैं वो कन्वेंशनल करंट होता है. आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा इस चीज को.
एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक कन्वेंशनल करंट। अब जो कन्वेंशनल होता है बेटे, हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि हम ये सपोज कर ले कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं कंडक्टर में, प्रोटॉन्स मौजूद हैं। हालांकि आपको वैसे पता होगा प्रोटॉन्स आर बॉन्डेड इन द न्यूक्लियस, वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे। यस जी। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए डेली लाइफ में हम हमेशा यही चीज देखते हैं कि कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, ऐसे ही होता है ना। यस पानी हाइट से डाउनवर्ड जा रहा होगा, आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो, वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही होगी, लेकिन एक्चुअल जो रियल करंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होता है, लाइक लो से हाई की तरफ। तो फिर चीजों को रिलेट करना जरा मुश्किल हो जाता है, तो हम अपनी आसानी के लिए एक कन्वेंशन बना लेते हैं। कन्वेंशन के लिए कोई रूल नहीं होता, कन्वेंशन अपनी आसानी के लिए चीजें बनाई जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो राइट साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट पे वैल्यूज नेगेटिव होंगी, ठीक है। सिमिलरली मेरे यस बेटे, हम यहाँ पे भी कन्वेंशन ये सेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रोटॉन्स हो, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटे, पॉजिटिव। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। सो पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अब इस तरफ रिपल्शन आ जाएगी, और नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे बेटा। सो अब ये मूव यस करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये दो तरह का फ्लो हो जाता है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, और एक कन्वेंशनल करंट है जिसे हम कहते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन जनरल इन दोनों को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब रेट की टर्म जब भी फिजिक्स में आती है, इसका मतलब हम वहां पे देख रहे होते हैं कितने टाइम में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चार्जेस के लिए Q बाई टी, कितना चार्ज कितनी देर में फ्लो कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उसके लिए जो वेरिएबल यूज करते हैं वो I होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसे यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर्स। चार्ज का क्या होता है बेटे, कूलम, और टाइम का सेकेंड। कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है वायर में, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर। इज इट क्लियर। यस आप मुझे डिफरेंशिएट करके बता सकते हो जो अभी मैंने आपको चीज बताई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट। और एक डिफरेंस वो पोटेंशियल में आ जाता है। नॉर्मली flow of electrons, it goes from the negative terminal to the positive terminal. So, and since we're mainly doing it based off electrons, क्योंकि negative. इसका वन लाइन आंसर बेटे ये होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करें, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, बट इफ वी डिस्कस अबाउट द कन्वेंशनल करंट, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव। Positive. Okay. ओके, एक चीज हम इससे आगे ऑनवर्ड फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। Yes. यहाँ तक बेटे कुछ पूछना है तो पूछ लें, अगर आप कहते हैं तो ये स्लाइड्स या ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूं। Yes, please. एनीथिंग यू नीड टू आस्क। No, so far मुझे ये सब समझा गया। ये सब समझ में आ गया। अब बेटे मुझे क्लियरली आपने बताना है कि आपको फिजिक्स का कौन कौन सा पोर्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है, ताकि मैं उन चीजों को जल्दी से करवा दूं, पहले करवा दूं, और कौन सा इजी है फिर, क्योंकि साथ साथ हमें फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि टॉपिकल क्वेश्चंस भी करते जाएं, तो फिर पास में मैं आपके साथ अपने टेस्ट शेयर कर सकती हूँ, जो टेस्ट क्वेश्चंस मैंने किए थे, like the ones I didn't. क्या करें। Okay. मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है ना, जो हमें Yes. कॉलेज की तरफ से मिलता है ना, क्वेश्चन बैंक IB का। तो उसमें ये कि बेटे सारे जो पुराने क्वेश्चंस हैं ना पास पेपर्स के,
उनके टॉपिकल्स क्वेश्चन हैं, एसएल के भी होते हैं, एचएल के भी होते हैं। तो मैं आपको एसएल के जो क्वेश्चन हुआ करेंगे ना, P1 के और P2 के, वो मैं आपके साथ शेयर Yes. कर दिया करूंगा। लाइक अगर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दफा पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो फिर हम एक रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उसके P1 और P2 क्वेश्चंस की। एक दिन मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, आप वो घर में बिफोर द क्लास या आफ्टर द क्लास उसको ट्राई करोगे सॉल्व करने की। लेकिन फिर मैं Okay. उसी वर्कशीट को आपको दोबारा से सॉल्व करवा दिया करूँ। उससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्टली पास पेपर्स ही कर रहे होंगे जिनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको आएंगे। Yes. ठीक है, अदरवाइज तो इतने क्वेश्चंस डिफरेंट वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, बट वो रेलिवेंट नहीं होते। हाँ, रेलिवेंट टू द टॉपिक जरूर होते हैं, बट रेलिवेंट टू द आईपी नहीं होते। ठीक है, जी। कोई एक चीज पूछनी बेटा पूछे। आपने मुझे बताया नहीं फिजिक्स के कौन से पोर्शन आपको आसान लगते हैं और कौन से डिफिकल्ट। डिफिकल्टी के लिए एक्चुअली वो जो टॉपिक नहीं, लाइक 6 है। डिफिकल्ट का मतलब ये कि ऐसी चीजें जो अभी तक आपने नहीं की। ओके। एक तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो गया जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा यस। सो फार मैंने ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स कर दिए एक्सेप्ट फॉर यूनिट 8 जो अभी रिसेंटली मैंने क्लास के साथ शुरू किया है। But in terms of which units I'm struggling with, it would mainly have to be Unit 4 जो है, यूनिट Unit 6 और Unit 7, ये तीनों। 4 6 7। 6 जी। ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट भी कर देना। हम इसको पढ़ने के बाद फिर 4 6 7 ही करेंगे ना, लाइक इन्हीं को ओके। पहले कवर करेंगे, ताकि जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो जब वो हो जाएंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंटली बाकी चीजें भी कर लोगे। यस। मेरी पढ़ाई में बातें समझ में आती है, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैंने। नहीं सर, सब कुछ समझा। चलिए ग्रेट। कल तो आप लेट नहीं होंगे ना? नो, आई एम वेरी सॉरी कि आज मैं नहीं लेट नो हो इशू गई बेटा, थी। ये भी हो सकता है तो आप भूल गए हो। आप मुझे बस मैसेज कर दिया करें अगर आप मतलब बिजी हो या क्लास टाइम नहीं, तो सिर्फ एक टेक्स्ट कर दें कि सर मैं इस टाइम पे क्लास ज्वाइन करूंगा, तब मैं उसके अकॉर्डिंग बैठ जाऊँ। ठीक है, ओके। कोई यस। प्रॉब्लम। आप मुझे अपनी टेस्ट शेयर कर दें, ठीक है बेटे? ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।